चलिए आज पर्यावरण को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। इसे सिर्फ एक जगह की तरह नहीं बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार सिस्टम के तौर पर समझते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई मशीन की तरह हो, जिसके अपने रूल्स हैं, अपने पार्ट्स हैं और अपने काम करने के तरीके हैं। पता है, ये एक सोच ही हमारे पर्यावरण को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। और पता है, ये कोई नई सोच भी नहीं है। एनवायरनमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द इन्वाइनर से आया है, जिसका मतलब होता है घेरना। तो ये शब्द ही हमें बता रहा है कि हमारा पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, एक पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं। इस ग्लोबल सिस्टम को समझने के लिए हम इसे इसके 4 मेन हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। ये चारों हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि इस प्लैनेट पर जिंदगी चल सके। सबसे पहले आता है वायुमंडल, यानी हमारा एटमॉस्फेयर। इसे समझिए गैसों का एक प्रोटेक्टिव कवच, जिसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। ये हमें सूरज के खतरनाक किरणों से बचाता है, और हाँ, इसी की वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। इसके बाद है जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। इसमें पृथ्वी का सारा पानी आता है, महासागर, ग्लेशियर, नदियां, यहाँ तक कि जमीन के नीचे का पानी भी। और मजे की बात यह है कि इसमें से सिर्फ 2.5% ही मीठा पानी है। तीसरा हिस्सा है स्थलमंडल, मतलब लिथोस्फीयर। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है। चट्टानें, मिट्टी सब इसी में आता है। ये हमें मिनरल्स देता है और इसी पर तो हम सब रहते हैं, है ना। और आखिर में है जीव मंडल, बायोस्फीयर। ये वो जादुई जोन है जहां बाकी तीनों, हवा, पानी और जमीन, एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं पर जिंदगी पनपती है। असल में हम सब इसी बायोस्फीयर का एक हिस्सा हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सिस्टम के हिस्से कौन कौन से हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसके अपने कुछ पक्के नियम हैं जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लेन देन को कंट्रोल करते हैं। चलिए इन नियमों को समझते हैं। इन नियमों को एक्शन में देखने के लिए सबसे सही जगह है एक इकोसिस्टम। आप इसे कुदरत का एक लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं, चाहे एक छोटा सा तालाब हो या फिर एक बहुत बड़ा जंगल। हर इकोसिस्टम में एनर्जी और मैटर का फ्लो एक खास तरीके से ही होता है। हर इकोसिस्टम में समझ लीजिए 3 मेन प्लेयर्स होते हैं। पहले हैं प्रोड्यूसर्स, यानी पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी हम और जानवर जो एनर्जी के लिए दूसरों को खाते हैं। और आखिर में आते हैं डीकंपोजर्स, जैसे बैक्टीरिया, जो एक तरह से रिसाइकलिंग का काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 10%। ये इस पूरे सिस्टम का शायद सबसे जरूरी नियम है। इसे कहते हैं 10% रूल। मतलब जब कोई एक जीव दूसरे को खाता है तो एनर्जी का सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है, बाकी का 90% तो गर्मी बनकर उड़ जाता है। और यही वजह है कि फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जानवरों की संख्या कम होती जाती है। ये सिस्टम कमाल का है, एकदम बैलेंस्ड। पर क्या होता है जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए, जब हम इसमें इतनी फालतू चीजें डाल दें कि ये उन्हें संभाल ही ना पाए? बस इसी को कहते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण का मतलब सिर्फ गंदगी फैलाना नहीं है। इसका असली मतलब है सिस्टम को ओवरलोड कर देना। जब हम पर्यावरण में कोई चीज इतनी ज्यादा डाल देते हैं कि वो उसे नेचुरली साफ नहीं कर पाता, तो वही चीज पोल्यूटेंट बन जाती है। अब ये प्रदूषक भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसे सब्जियों के छिलके या सीवेज, जिन्हें नेचर टाइम के साथ खुद ही खत्म कर देती है। और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक या डीडीटी, जो सैकड़ों साल तक पड़े रहते हैं और लगातार सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सवाल ये है कि सिस्टम को ओवरलोड कर कौन रहा है? वेल, हम ही कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज, हमारे फैक्ट्रियां, हमारे बढ़ते शहर, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, जंगलों की कटाई और केमिकल वाली खेती, ये सब मिलकर उस नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। जब कोई सिस्टम ओवरलोड होता है ना, तो वो अचानक से बंद नहीं हो जाता। उसमें एक के बाद एक फेलियर होते हैं। एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है। चलिए देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में ये कैसे हो रहा है। शुरुआत करते हैं हवा से। जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, तो वो ऊपर जाकर बनाती हैं एसिड रेन। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है स्मॉग,
और ये सब मिलकर हमारी उस प्रोटेक्टिव शील्ड यानी वायुमंडल को कमजोर कर देते हैं। पानी के अंदर भी ऐसा ही एक चेन रिएक्शन होता है जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। होता क्या है कि जब खेतों से एक्स्ट्रा खाद बहकर तालाब या झील में पहुंचती है तो वहां काई मतलब एल्गी की बाढ़ आ जाती है। फिर जब ये काई मरती है तो उसे सड़ाने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। नतीजा, पानी में ऑक्सीजन खत्म और बेचारी मछलियां दम घुटने से मर जाती हैं। और एक और बहुत खतरनाक प्रोसेस है बायोमैग्निफिकेशन। मान लीजिए पानी में पारा जैसा कोई जहरीला केमिकल चला गया। वो पहले छोटी छोटी मछलियों में जमा होगा, फिर जब कोई बड़ी मछली उन ढेरों छोटी मछलियों को खाएगी तो वो सारा जहर और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होकर उसके शरीर में जमा हो जाएगा। और फूड चेन में जो सबसे ऊपर है उसके लिए ये जानलेवा साबित होता है। और हाँ, प्रदूषण सिर्फ केमिकल वाला नहीं होता, नॉइज पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, 80 डेसिबल से ऊपर की कोई भी आवाज अगर लंबे समय तक सुनी जाए तो खतरनाक हो सकती है। ये दिखाता है कि हमारे कानों की भी एक लिमिट है जो ओवरलोड हो सकती है। और आखिर में सिस्टम के ये सारे फेलियर्स सीधा हम पर असर डालते हैं। हवा में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे खून में जाकर दिल और फेफड़ों की खतरनाक बीमारियां पैदा करते हैं। जमीन के नीचे का गंदा पानी फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां दे सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और बड़े लेवल पर देखें तो क्लाइमेट चेंज का खतरा तो सर पर है ही। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारा प्लैनेट, हमारा ये सिस्टम अविश्वसनीय रूप से लचीला है। इसमें खुद को ठीक करने की ताकत है, लेकिन जिस स्पीड से हम इसे खराब कर रहे हैं, क्या इसकी खुद को ठीक करने की स्पीड उससे मुकाबला कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।